चैप्टर 16 चोरी स्टैंडर्ड 10 हिंदी। यशपाल जैन, जन्म सन 1912 एंड मृत्यु सन 2000। उनका जन्म अलीगढ़ जिले के विजयगढ़ कस्बे में हुआ था। बाल साहित्य पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई थी। मनोविज्ञान पर उन्हें अनेक कहानियां लिखी थी। सन 1919 में उनको भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री भी प्राप्त हुआ था। इजंटाई लोरा, अहिंसा और भारत के यात्री उनकी ख्यातनाम कृतियां हैं। नौकर हमारे परिवार का अंग होना चाहिए। हमें उसके साथ आत्मीय व्यवहार करते हुए स्वीकार करना चाहिए कि वो हम जो खाते हैं वो उन्हें भी मिलना चाहिए, ताकि मानवीय और सौहार्दपूर्ण वातावरण से घर में सुख शांति और आनंद बना रहे। इस संदेश के साथ एक परिवार की कहानी यहाँ सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है। कमरे को साफ कर झाड़ू पर कूड़ा रखे जब बिंदु कमरे से बाहर निकला, तब बरामदे में बैठी मालती का ध्यान उसकी ओर अनायास ही चला गया। उसने देखा कि एक हाथ में झाड़ू है, पर दूसरे हाथ की मुट्ठी बंधी है और कुछ पीछे की ओर जानबूझकर आड़ में कर ली गई है। मालती को लगा हो ना हो कमरे से बिंदु कुछ लाया है। उसने कहा, बिंदु। तो बिंदु मालती के घर का नौकर था और वो झाड़ू लगाते कुछ हाथ में लेकर कचरा डालने बाहर जा रहा था और दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद थी। तो मालती को उस पर शक हुआ और उसने उसे रोका। 2 कदम पर बिंदु पर उसने मानो मालती की आवाज़ सुनी ही न हो। वह चलता ही गया, बल्कि मालती ने देखा कि उसकी पुकार पर बिंदु की चाल में कुछ तेजी आ गई है। गुस्से में भरकर उसने कहा, बिंदु, ओ बिंदु, ठहर, कहाँ जाता है? इतना कहा था कि बिंदु तो दौड़ने लगा और वह गया। मालती के संदेह की पुष्टि के लिए यह सब काफ़ी था। उसने तेजी के साथ कहा, सुनते हो जी, देखो बिंदु कुछ लिए जा रहा है, जल्दी आओ। नंदन मालती का पति है। उसने उसके पति को बुलाया कि नंदन अपने कमरे में बैठे अपने पत्र के लिए कुछ लिख रहा था। मालती का यो चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लगा और उसने चाहा कि टाल दे, लेकिन वो टाल नहीं सका और वो कमरे से बाहर आया। उसने देखा कि मालती उबल पड़ी। क्यों रे बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़ रही और तू रुका तक नहीं। बोल, हाथ में क्या ले गया था? बिंदु का चेहरा फक। बोला, कुछ नहीं बीबी जी। झूठा कहीं का। क्यों रे, तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो मेरे पुकारने पर तू क्यों नहीं रुका? मालती ने रोषपूर्ण स्वर में उसे पूछा। बिंदु से बोला नहीं जा रहा था। कहे तो क्या कहे वो। तब नंदन आगे बढ़ा और बोला, घबराओ नहीं, सच बताओ कि क्या ले गए थे? सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। फिर वही झूठ, मालती ने चिढ़कर कहा। इसे पुलिस में दे दो। लातों के देव कहीं बातों से मानते हैं। इस बेईमान के ऊपर घर छोड़ रखा है तो इसीलिए कि ये चीज़ें उठा कर ले जाए और ऊपर से ये झूठ भी बोले। नंदन ने मालती को शांत कर कहा, असली बात जानने का यह तरीका सही नहीं है। फिर बिंदु को उसने प्यार से समझाया और कहा, मैं तुम्हें कुछ कहूँगा नहीं, ठीक ठीक बताओ कि क्या ले गए थे। किंतु बिंदु घबराया सा था, खोया सा धरती की ओर देख रहा था और नंदन का बहुत आग्रह हुआ तो उसने इतना ही कहा कि मैंने कुछ नहीं लिया। नंदन फिर भी चीखा नहीं। बोला, अच्छा चल देखूँ तो कूड़ा कहाँ फेंक आया है तू। बिंदु पहले तो कुछ ठिठका, अनंत मुड़कर चुपचाप आगे हो लिया। नंदन और मालती ने वह जगह देखी पर कुछ नहीं दिखा। नंदन ने कहा, बिंदु, यो हैरान करने से क्या होगा? बता, क्यों नहीं देता कि क्या लाया था तू? तो इस तरह जब बिंदु कुछ मुट्ठी में ले जाके बाहर कूड़े में फेंक आया तो मालती को उस पर शक हुआ और उसने पूरा घर सर पे उठा लिया कि बिंदु ने कुछ न कुछ मुट्ठी में छुपा कर लेकर वो घर से बाहर दौड़ रहा था। और उसी तरह उसने नंदन को बुलाया और उससे पूछने के लिए कहा, लेकिन नंदन ने बहुत ही प्रेम से धीरजपूर्वक उसने
बिंदु से पूछा कि तुमने कुछ लिया है तो बता दो। वो कुछ नहीं करेंगे, उनको डांटेंगे भी नहीं और कुछ नहीं करेंगे। फिर भी बिंदु ने कहा कि उसने कुछ नहीं लिया है, लेकिन मालती को उस पर विश्वास नहीं था और वो उसे पूछे ही जा रही थी कि तू कूड़े में क्या डाल के आया, दूसरे हाथ की मुट्ठी में क्या था। लेकिन वो बता रहा था बार बार कि मैंने कुछ नहीं लिया बीबी जी, मैंने कुछ नहीं लिया। फिर भी वो मान रही नहीं थी। तो इस तरह उसने अपने घर के जो नौकर था बिंदु, उस पर शक किया था और वो बिंदु को अच्छा नहीं लगा था। तब नंदन ने उसे समझाया कि उसने कुछ नहीं लिया होगा, इसीलिए वो बोल रहा नहीं है। बिंदु पहले तो कुछ ठिठका, अनंतः मुड़कर चुपचाप आगे हो लिया। नंदन और मालती ने वह जगह देखी पर कुछ दिखा नहीं। नंदन ने कहा, बिंदु, ओ हैरान करने से क्या होगा, बता दो तुमने कुछ लिया है तो। बिंदु के होठ खुले जैसे कुछ कहना चाहते हो, फिर बंद हो गए। हाँ कहो, रुक क्यों गए? नंदन ने शांत स्वर में कहा। बाबूजी। बिंदु फिर चुप। शाबाश, कहो कहो। बाबूजी, थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी, मैं उठा लाया। बिंदु कह तो गया, पर जैसे वह अनुभव कर रहा हो कि दुनिया का जाने कितना बड़ा गहरा पाप उसने कर डाला है। मैं कहती थी ना, मालती बोल उठी, कि यह कुछ ना कुछ ले ज़रूर आया है। देखा, मेरी बात सच निकली ना। मेवा का तुमने क्या किया बिंदु? खा ली इतनी जल्दी? बिंदु, झूठ मत बोलो, सच बता दो। इधर फेंक दी। नंदन और मालती ने देखा कि उसकी बताई जगह पर थोड़े से काजू और कुछ किशमिश पड़ी थी। नंदन ने बिंदु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे साथ आओ। बिंदु चुपचाप मालिक के साथ चल दिया। नंदन उसे लेकर कमरे की ओर गया। मालती ने कहा, आज इसने मेवा ली है, कल को और कुछ उठा ले जाएगा। एक बार जो नीयत बिगड़ी तो फिर कभी नहीं सुधरती। नंदन मुस्कुराया, बोला, मालती, चोर बिंदु नहीं है, हम हैं। हम क्यों ऐसी चीज़ें खाएं जो सबको नहीं मिलती? इससे तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। हम लोग रोज मेवा खाते हैं। एक दिन इस बेचारे का मन ललचा गया तो क्या हुआ, थोड़ी सी ले ली तो। मैं कब कहती हूँ कि कुछ हो गया? बात मेवे की नहीं है, नीयत की है। इसका जी चला था तो मांग लेता, मैं न देती तब कहता। घर में 50 चीज़ें रखी है, तो ये तो जिस पर मन आएगा उठा कर ले जाएगा, और एक दिन यही होना है, वह न करेगा तो तुम करवाओगे। मालती, यह बात नाराज़ होने की नहीं है, सोचने की है कि जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती, चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी अच्छी नहीं है, पर आज की स्थिति बड़ी लाचारी की हो गई है। नंदन ने समझाते हुए कहा, देख लेना, एक दिन यही बिंदु घर में से ट्रंक उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। इतना कहकर मालती रसोई में चली गई और नंदन पुनः अपनी कुर्सी पर आ बैठा, पर मन उसका दूसरी ही दिशा में चल रहा था। थोड़ी देर वह सोचता रहा, फिर उसने विचारों को समेटा और लेख पूरा करने में लग गया। लेख पूरा हुआ तो काफ़ी देर हो चुकी थी। वह उठा और सीधा रसोई में पहुंचा। देखता क्या है कि मालती सिल पर चटनी पीस रही है। नंदन ने कहा, बिंदु कहाँ है? मैं क्या जानूं, तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने। उसे निकाल दिया? निकालने वाली मैं कौन होती हूँ? कब से नहीं है, तभी चला गया था। नंदन थोड़ा हैरानी में पड़ा। मालती ने पुनः कहा, तुम यहाँ के नौकरों को जानते नहीं हो। अपने घर में भी उसका हाथ रुकता नहीं। कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा है, फिर भी एक दिन आंख बच गई तो काका के यहाँ से गेहूँ ले ही गया। नंदन जानता था कि बहस का अंत नहीं है। उसने अपनी बात आगे नहीं बढ़ाई और तौलिया उठाकर स्नान करने चला गया।
स्नान करने के बाद उसने भोजन किया। तो इस तरह फिर बिंदु को बुरा लगा और वो घर छोड़ के चला गया और इस बात का मालती पर कोई असर नहीं हुआ। उसे लगा कि अच्छा ही हुआ जो बिंदु घर छोड़ के चला गया। लेकिन इस बात का नंदन को पछतावा हुआ कि उसकी वजह से, मालती की खरी खोटी सुनाने की वजह से जो बिंदु है वो घर से चला गया। दोपहर बीत गई और शाम होने को आई। फिर भी जब बिंदु न लौटा तो मालती के मन को अच्छा नहीं लगा। चौके में अब भी बिंदु का खाना पड़ा था। झूठ बोला तो क्या, आखिर बालक ही तो है, बेचारा भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा। कई बार कमरे से बाहर आकर मालती ने बिंदु को देखा। फिर बगीचे का एक चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो तो नहीं रहा है, लेकिन बिंदु वहाँ नहीं था। सोचते सोचते देर ही हो गई तो वह उठा और सहन न में टहलने लगी। इतने में कुंदन और उधर से निकला तो मालती ने उत्सुकता से पूछा, कुंदन, तुमने बिंदु को देखा है क्या? बिंदु? कुंदन बोला, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। मालती तत्काल पैरों में चप्पल डालकर बाहर हो गई। लौटी तो बिंदु उसके साथ था। वह बाह पकड़कर नंदन के कमरे में ले गई और बोली, देखी तुमने इसकी बात, यहाँ से गया है तब से वहाँ कोठरी में पड़ा है। नंदन ने कहा, क्यों रे, वहाँ क्या कर रहा था? बिंदु चुप। मैं पूछता हूँ वहाँ क्या कर रहा था? फिर चुप। अरे बोलता क्यों नहीं, मुंह में जुबान नहीं है? बिंदु की आंख डबडबाई। मालती ने कहा, इसका पागलपन तो देखो, सवेरे से कुछ नहीं खाया और भूखा प्यासा वहाँ पड़ा है। चल खाना खा ले। नंदन ने कुछ कहने से पहले ही वह उसे चौके में ले गई और स्वयं परोसकर उसे खिलाने लगी। बोली, भर पेट खा लेना, भूखा मत रहना। नंदन ने पत्नी की बात सुनी और एक प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दौड़ गई। तो इस तरह फिर मालती को अपनी जो बात हुई थी उस पर पछतावा हुआ और वो बिंदु को कोठरी में से मनाकर वापस ले आई और इस तरह मालती ने फिर उसे खाना खिलाया और घर में वापस ले आई।